एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, कई बार पूरी भी देख लेते हैं, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और प्लीज़ वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं और बीच में मैं अपनी अपनी स्टोरीज भी बताती रहती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो एंड तक, और वीडियो को लाइक भी करा करो अगर आपको पसंद आती है तो। Foreign trade policy introduced by the central government to grow the Indian export of goods and services, generating employment and increasing value adding in the country। देखो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्यों बनाई गई थी, जिससे हमारी कंट्री ग्रो करे, इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट्स कम हो। क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, आपकी करेंसी की वैल्यू इम्प्रूव होगी और आपकी करेंसी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर आने लग जाएगी। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ हमें क्या हेल्प करती, गवर्नमेंट के थ्रू ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी, जिससे ग्रोथ ऑफ इंडिया के अंदर ग्रोथ हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ें गुड्स एंड सर्विसेज के। और अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, करेंसी वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, काम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और इंक्रीज होगी वैल्यू एडिंग इन द कंट्री। कंट्री के अंदर मैंने बोलता ना, करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी और करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो स्टैंडर्डाइजेशन होगा, चीज़ें चीज़ें और भी ज़्यादा डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। कल एक इंसिडेंट हुआ और वो इंसिडेंट, दो इंसिडेंट हुए, वो दोनों इंसिडेंट मेरे दिमाग के अंदर घूम रहे हैं। और मैं जब तक मतलब आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी तब तक मेरा दिमाग ऐसे ही घूमते रहेंगे वो इंसिडेंट। और ऐसे इंसिडेंट हुए जो मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहे। ऐसे इंसिडेंट अगर होता है तो इंसान क्या करे और क्या नहीं करे, मतलब मुझे बताना। एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक लड़का था हमारे पड़ोस में, 26-27 साल की एज होगी उसकी, उसकी शादी हो रखी थी, उसके 1-1.5 साल का बच्चा है। और कल वो बाइक से आ रहा था और उसकी ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई। अब बोल देते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि बोल देते हैं कि लड़की को काम करने की क्या ज़रूरत है, लड़की क्या क्यों काम करे। अब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, अब वो क्या करे, उसकी पत्नी क्या करे, एक बच्चा है उसके पास, एक लड़का है 1.5 साल का, उसको कैसे पाले। अब उसके पास तो फिर भी एक दूसरा ऑप्शन है, बट कई लोग नहीं करते हैं, बट उसके पास फिर भी एक दूसरा ऑप्शन है क्योंकि उसकी एज भी ज़्यादा नहीं है, लड़की की उम्र होगी 23-24 साल। तो अब वो तो दूसरी शादी कर लेगी, बट उस बच्चे की ज़िंदगी तो ख़राब। वो बच्चे को मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा बाप उस तरीके से पाल सकता है और दूसरा बाप अपनाएगा भी नहीं। तो मतलब बहुत ऐसा इंसिडेंट हुआ जो समझ से बाहर था। एक फिर इंसिडेंट हुआ कि एक आदमी एक औरत को पीट रहा था बिना, छोटी सी बात पे उसने पता नहीं अपनी ननंद को कुछ बोल दिया और उसने उस आदमी ने अपनी वाइफ को पीटा। अब वो चीज़ भी मुझे समझ में नहीं आई कि ये लॉजिक की क्या बात थी। कोई कपड़े वगैरह पे बात थी और उस ननंद ने कुछ, उस भाभी ने कुछ बोल दिया होगा, ननंद रोने लग गई और रोते ही भाई ने भाभी को पीटा। अब मुझे वो चीज़ भी समझ में नहीं आई कि अब इस सिचुएशन पे क्या रिएक्शन दे एक इंसान। अब बोल देते लोग कि औरतों पे जुल्म नहीं होते, होते हैं। वो जो भाभी हैं उस ननंद की, उसने पैर भी पकड़े उसके, हर चीज़ कर रही वो कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अब आज के बाद नहीं बोलूँगी, ऐसा वैसा सब किया उसने, बट वो ननंद भी मानने को तैयार नहीं। उसके हस्बैंड मतलब हैं लोग जुलमी, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब ऐसे अत्याचार करते होंगे अपने वाइफ्स के ऊपर, और उनको आदमी कहने के लायक नहीं है। वो नामर्द है। जो औरत पे हाथ उठा दिया तो वो नामर्द ही है, वो है भी क्या। अपने टक्कर वाले से मुकाबला करो ना, औरत पे क्यों हाथ उठा रहे हो। तो ये दोनों इंसिडेंट सुन के देख के मुझे नींद नहीं आई रात को। मैं सोची कि ऐसा मतलब कैसे कोई कर सकता है, और भगवान ने भी कुछ उनके साथ ऐसा कर दिया, एक्सीडेंट हो गया उस लड़के का भी।
तो मतलब दोनों ही चीज़ें समझ से बाहर थी। और चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ। आप लोग अपनी ओपिनियन भी मुझे कमेंट में बताना कि ऐसा कुछ हो तो मुझे क्या रिएक्ट करना चाहिए था। वैसे हमारे ये दोनों ही चीज़ें आस पड़ोस में ही हुई हैं, ऐसा भी नहीं कहीं बाहर हुई हैं, बट हमारे इतना लिंक उनके साथ नहीं है। मतलब ये लगा लो 4-5 घर छोड़ के एक चीज़ हुई है, 4-5 घर छोड़ के एक चीज़ हुई है। तो बट उस चीज़ में इंसान क्या करे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 टू 2020 एम्स डबलिंग द ओवरसी ऑल्सो 900 बिलियन बाय द 2019 टू 2020। 2015 से लेके 2020 तक उन्होंने एम किया था कि भाई 900 बिलियन सेल हमें इम्प्रूव करनी है। 2019 तक 2020 तक वो चीज़ इम्प्रूव हो चुकी थी। इंक्रीजिंग फ्रेमवर्क FM गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्रीज करना फ्रेमवर्क को फॉरेन इंपोर्ट्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। जनरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीजिंग वैल्यू प्रोग्राम्स, इंक्रीज करने में और एम्प्लॉयमेंट करने में हेल्प करता है। वैल्यू प्रोग्राम्स को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारी हेल्प करती हैं। इंटीग्रेटिंग द फॉरेन ट्रेड विद द मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स, फॉरेन ट्रेड जो है हमारी वो इंटीग्रेट करता है हमारे इंडिया को बनाने के लिए, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को बनाने के लिए। MEIS merchandise export from Indian scheme formulated by margin 5 existing schemes to promotes। MEIS जो है वो हमारी इम्प्रूव करती है फॉर्मुलेट करने के लिए, हमारे मार्जिन को इम्प्रूव करने के लिए स्कीम के हेल्प से। एंड SFIS सर्विस फ्रॉम इंडियन स्कीम हैज़ रिप्लेस्ड फॉर सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। सर्विस जो हमारी इंडियन स्कीम की है उसको रिप्लेस किया गया है सर्विस एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। मतलब जो हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, ये हमें प्रोवाइड करवाती हैं इंडियन बेस्ड सर्विसेज जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और वो इनके ऊपर बेस्ड होती हैं। Both the SEIS and MEIS schemes are applicable to SEZ units। दोनों ही स्कीम्स अप्लीकेबल होती हैं SEZ यूनिट्स के अंदर। एंड एंश्योर ट्रेड फैसिलिटेटिंग ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस, पेपरलेस ट्रेड एंड ऑनलाइन फिलिंग ऑफ फॉर्म प्रोवाइडेड। ये एंश्योर करता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इजीली पेपरलेस ट्रेडिंग करने के लिए और ऑनलाइन फॉर्म्स को फिल करने के लिए। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को अप्लीकेबल करता है आइटम्स को वर्थ जो हमारी होती है 25,000 एयर कोग्रीमेंट। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को वर्थ इम्प्रूव करता है, एप्लीकेबल करता है। प्रोविजन फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, एक्सपोर्ट हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। प्रोविजन इम्प्रूव बनाता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स का, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का और जो हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है उनका। द ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट फ्रॉम फॉर्म ऑफ क्रेडिट्स एंड स्क्रिप्ट में भी ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल। जो ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट हैं जो ट्रांसफरेबल्स भी होती हैं, नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, उनको भी प्रोवाइड करवाता है। इन लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट, DGFJT has since and assigned the role of phase factors. The shift has prohibiting and control the IE and to promoting facilitating EM and interest of the company। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो हमारे इंडिया से। और जिससे लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि आपको छूट है और ग्लोबल एरिया के अंदर अपने ट्रेड को कर सकते हो, तो वो चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं और हमारी एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की वीडियो चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जाते जाते इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जाके फॉलो करें, आपको नई नई रील्स वहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।